कोई भी क्लास बनाना चाहता हूँ तो क्लास बनाने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड का नाम भी क्लास है। तो क्लास इज ए कीवर्ड, आप इसको कैपिटल में नहीं लिख सकते। पाइथन में जो कीवर्ड जिस केस में दिया हुआ है वो उसी में लिखा जाएगा। उसके बाद स्पेस देंगे और अपनी क्लास का नाम देंगे। जो भी नाम आप देना चाहते हैं क्लास का नाम आप दे सकते हैं। तो सपोज करिए इस क्लास का जो मैंने नाम दिया वो दे दिया मैंने बैट्समैन। बैट्समैन नाम की क्लास दी थी। ठीक है। अ, अब इस बैट्समैन क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम कर दिया मैंने बैटिंग। और यहाँ पर जस्ट मैंने एक मैसेज लिख दिया, दिस इज बैटिंग। अब मेरा नीड ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस बैटिंग को कॉल कराना चाहूँ। तो जब मैं इस बैटिंग को कॉल कराऊंगा तो ये एक मेथड हो गया। तो मेथड का डिफरेंस कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा मेथड जो ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है उसको मेथड कहा जाता है। तो मैंने एक वर्ड बोला अभी, मेथड। तो मेथड का मतलब हो गया फंक्शन विच इज डिफाइंड इनसाइड। ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है उसे क्या बोला जाता है, मेथड कहा जाता है। ठीक है। अब सपोज करो इसी प्रोग्राम में मैं एक और बना दूं बैटिंग ऐसे करके। तो अब ये फंक्शन है, ये क्लास के अंदर नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक फंक्शन। मैंने इसका मैसेज कर दिया, दिस इज बैटिंग फंक्शन। अब सोचिए कि मेरे पास बैटिंग नाम का एक फंक्शन भी है और बैटिंग नाम का एक मेथड भी है। क्या डिफरेंस होगा फंक्शन में और मेथड में? फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, उसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसके लिए किसी टाइप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और मेथड किसी पर डिपेंड होता है, मेथड को कॉल करने के लिए आपको टाइप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, बैटिंग कॉल हो जाएगा। मुझे ना तो इंटीजर की जरूरत है, ना स्ट्रिंग की जरूरत है, ना फ्लोट, किसी चीज की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है किसी भी डेटा टाइप। चल गया, कौन चला है, दिस इज बैटिंग फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, ये बैटिंग वाला मेथड चलाना है। अब सोचिए कि अगर मैं बैटिंग को फंक्शन बनाता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें रीडेबिलिटी नहीं है। आपने बैटिंग फंक्शन यहाँ से कॉल कराया तो बैट्समैन के बारे में तो आपने बात ही नहीं करी। बिना बैट्समैन के बैटिंग नहीं हो सकती। अब ये चीज मुझे कोड में इम्प्लीमेंट करनी है। जब आपको कहा गया कि बिना बैट्समैन के बैटिंग नहीं हो सकती है तो पहले क्या जरूरी है, पहले बैट्समैन आना है, ये जरूरी है। बैट्समैन आएगा तब बैटिंग करेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास बैटिंग है। अब आप बोलेंगे सर बैट्समैन आपका ये होगा, हमने कहा नहीं, ये बैट्समैन नहीं है। तो अब ये बताओ कि जो बैट्समैन है वो कितने हो सकते हैं। अगर मैं सपोज करो इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल लूं तो 11 बैट्समैन है। तो बैटिंग कौन कर सकता है, कोई भी 11 में से कोई भी कर सकता है, सारे के सारे कर सकते हैं। तो क्या अगर मुझे दूसरा बैट्समैन जो बैटिंग करेगा उसको कोड में रिप्रेजेंट करना है तो क्या फिर से मैं बैट्समैन क्लास बनाऊंगा? आंसर इज नो। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रियल लाइफ में बैट्समैन क्रिएट करना है। Now it is fine or not? Getting my voice? Fine.
स्क्रीन शेयर हो रही है अब? फाइन। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। फाइन। कंसेप्ट क्या है कि मैं यहाँ पर बैटिंग कराऊंगा, लेकिन बैटिंग कराने के लिए मुझे पहले बैट्समैन की नीड है, तो मुझे पहले बैट्समैन चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ जिससे कि चीजों को समझना आसान। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये सब भी हो गया। अब अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो क्या आ जाएगी मेरी एरर, क्योंकि बैटिंग फंक्शन है और इस तरह से बैटिंग फंक्शन को कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहा बैटिंग इज नॉट डिफाइंड। अब मुझे क्या करना है, बैटिंग मेथड कॉल करना है, बैट्समैन चाहिए। तो बैट्समैन चाहिए का मतलब क्या है, मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक बैट्समैन को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट 10 बैट्समैन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्लास के 11 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 11 क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को मैं एक एनालॉजी के साथ समझाता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट एनालॉजी में कहाँ होते हैं। सपोज करिए कोई भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर को टास्क दिया गया कि वो एक कार बनाएगा। तो अब जो मैकेनिकल इंजीनियर है, शायद वो पहले कार नहीं बनाएगा। पहले क्या करेगा, पहले वो उस कार का एक मॉडल बनाएगा। यानी कि पहले क्या बनाना है, उसे कार का मॉडल बनाना है, कार मॉडल। और इस मॉडल के अंदर वो पहले चीजों को लिखेगा। क्या लिखेगा कि भाई जो स्पेस है, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कितनी सीट्स होंगी इसमें, ठीक है, स्पेसिंग कितना होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो इंजन है कितने हॉर्स पावर का होना चाहिए। उसके बाद और बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ पर एटसेट्रा एटसेट्रा वो पहले लिखकर अपना चले। तो अब उसने क्या करा, पहले उसने एक मॉडल बना लिया और उस मॉडल का वो पहले पेटेंट लेगा, है ना। उस मॉडल पर पहले वो सिमुलेशन करके देखेगा। सपोज करो उसे लगता है कि भाई स्पेसिंग कम है, तो उसे अभी क्या करना है, मॉडल के अंदर स्पेस बढ़ा देना है। एक्चुअल कार अभी नहीं बनी है, अभी तो मैं उसका सिर्फ क्या बना रहा हूँ, मॉडल बना रहा हूँ। जब एक बार उस इंजीनियर को लगेगा कि जो मॉडल बना है वो परफेक्ट हो चुका है, अब उस मॉडल का यूज करके क्या बनाया जाएगा, अब उस मॉडल का यूज करके एक्चुअल कार को बनाया जा सकता है। तो ये मॉडल है, फिर क्या बना दिया आपने, एक्चुअल कार यहाँ पर बना दी, ये बन गई आपकी एक्चुअल कार। अब ये बताइए कि क्या और कार नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल बनाई जा सकती है। जितनी चाहे उतनी कार आप बना सकते हैं, लेकिन जितनी भी कार बनकर तैयार हो रही होंगी उन सब में क्या चीज होगा, जितना सीट का ये मॉडल है कार का, उतनी सीट आएंगी सब कार में। अब मॉडल में लिखा है 5 सीट की कार है, तो जितनी एक्चुअल कार बनेंगी उस मॉडल से सब में 5 सीट ही आएंगी, किसी में 6 और 8 तो आ नहीं जाएंगी। जितने हॉर्स पावर का यहाँ पर आप डिजाइन कर रहे हैं उतनी हॉर्स पावर की कार बनकर तैयार होंगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से उस मॉडल से कितनी कार बनाई जा सकती हैं, एन कार आप बना सकते हैं। ठीक है, जितनी चाहे उतनी कार आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक, अब कंसेप्ट आता है कि जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो तैयार है। इस एग्जाम्पल में जो मेरा मॉडल है, इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज माई क्लास। अब इस क्लास से हमने कितनी एक्चुअल कार बनाई है, एन, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दीज आर द, these all are the objects objects of class car। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किसी भी क्लास के
एक एग्जीक्यूटेबल कॉपी, यानी किसी भी क्लास की एग्जीक्यूटेबल कॉपी को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैंने एनालॉजी आपको समझाई है, इस एनालॉजी में क्लास की डेफिनेशन क्या बनेगी, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और मॉडल और टेम्पलेट। किसका टेम्पलेट है, किसका मॉडल है, किसका ब्लूप्रिंट है, एक्चुअल एंटिटी का, जो एक्चुअल एंटिटी बनकर तैयार होंगी। एक्चुअल एंटिटी कौन सी, जो एक जैसे फीचर रखना चाहती हैं, एक जैसे एट्रीब्यूट्स रखना चाहती हैं, उन सारे एक्चुअल एंटिटी का जो एक मॉडल है, दैट इज क्लास। तो इस डायग्राम को देखकर अगर मैं यहाँ पर दो डेफिनेशन लिख दूं, तो क्लास की जो डेफिनेशन है वो क्या होने जा रही है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट और डिजाइन क्रिएट create similar objects। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास की डेफिनेशन। अब इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन निकाली जाए इस एग्जांपल से, तो इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटेबल कॉपी ऑफ ए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, वो बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल कॉपी कहलाएगा, किसकी, हमारे क्लास की। ठीक है, तो अब इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड दूसरा बोला है, वो वर्ड क्या है, मैंने वर्ड बोला एग्जीक्यूटेबल कॉपी की जगह पर मैंने वर्ड यूज करा इंस्टेंस। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस का मतलब है एग्जीक्यूटेबल कॉपी, या आप ऐसे कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जीक्यूटेबल कॉपी ऑफ ए क्लास। दोनों में से जो आपको सही लगता है वो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं अपने वाले एग्जाम्पल में आता हूँ। अगर अपने वाले एग्जाम्पल में तो मैं कमेंट कर देता हूँ, तो उसको इसको मैंने बाद में, अभी मैंने क्या बनाया, मैंने अभी डिजाइन बनाई है, मॉडल बनाया, टेम्पलेट बनाया है, अभी एग्जीक्यूटेबल कॉपी तो बनी नहीं है। तो इस क्लास की मैं कितनी एग्जीक्यूटेबल कॉपी बना सकता हूँ, कितने बैट्समैन आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे 2 बैट्समैन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस क्लास की 2 एग्जीक्यूटेबल कॉपी बनाएंगे, या इस क्लास के आप क्या बनाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अब जो कार बनी थी, एक्चुअल कार जो रोड पर है वो चलती है, उसमें बैठा जा सकता है, वो एक्चुअल फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है। जो हमारी डिजाइन है, डिजाइन में कोई फंक्शनलिटी नहीं है, वो तो एक डमी है बस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब क्वेश्चन आता है कैसे, क्या सिंटैक्स होगा, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या होगा। तो बड़ा आसान सा आंसर है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जस्ट उस क्लास का नाम लिखिए और उस क्लास को कॉल कर दीजिए, दैट्स इट। जब आप किसी भी क्लास का नाम लिखकर उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगाते हैं, फिर सुनेंगे, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, तो आप उस क्लास का नाम लिखेंगे और उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगा देते हैं, उससे क्या बन जाता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास का नाम बैट्समैन रख दूं, तो मैंने लिख दिया बैट्समैन, और क्या बन गया, बैट्समैन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब सपोज करो मेरी क्लास का नाम कार है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इससे क्या बन गया, मेरी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि सर सपोज करो मैंने 2 बैट्समैन क्रिएट करने हैं, तो बैट्समैन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं मुझे। मैंने यहाँ पर क्या करा, बैट्समैन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, बन गए 2 ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट जो इस लाइन पर बना हुआ है, उसको मैं आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को कोई नाम तो दिया नहीं है, बैट्समैन तो क्लास का नाम है।
और ऑब्जेक्ट का अपने आप कोई नाम नहीं होता। ऑब्जेक्ट जैसे ही आपका सिंटैक्स में क्रिएट होता है वो मेमोरी कंज्यूम करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अभी आपके लिए रीचेबल नहीं है। तो जो इस लाइन है, इस लाइन की वजह से क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा, बैट्समैन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लेट से मैंने इसको B1 में स्टोर कर लिया, इसी तरह से इसको मैंने B2 में स्टोर कर लिया। मैं क्या बोलूंगा, जो पहला बैट्समैन ऑब्जेक्ट है वो मेरे एक वेरिएबल में स्टोर हो गया B1, दूसरा जो बैट्समैन ऑब्जेक्ट है मेरा कहाँ स्टोर हो गया, B2 में स्टोर हो गया। तो जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ कि पाइथन में ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, तो इसका मतलब वास्तव में कुछ और होता है। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं भी बना होगा और B1 उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। जैसे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वेरिएबल पढ़ाए थे तो मैंने लिखा x इक्वल टू 10, तो मैंने हमेशा ये कहा था कि ये जो ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स का मतलब है x अलग है और x पॉइंट कर रहा है किसके लिए, 10 के लिए। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब B1 एक वेरिएबल है जो एक बैट्समैन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ना कि B1 एक ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर एक जस्ट मेमोरी है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, B1 उस मेमोरी को पॉइंट हमारा कर रहा होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इस B1 को ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, B1 उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, B1 इस बैट्समैन ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल में ये चीज हमारे यहाँ पर हो जाती है। तो किसी भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटैक्स दिया गया, क्लास का नाम लिख दीजिए, उसके बाद कॉलिंग सिंबल लगा दीजिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मुझे उसका एक रेफरेंस चाहिए, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, यानी कि जो ये B1 है, B1 क्या स्टोर कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, चलो अब मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे बैट्समैन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नहीं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाएंगे लाइक दिस बैट्समैन, तो ये जो ऑब्जेक्ट है बट नॉट रीचेबल, हम इस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट जैसी मेमोरी में आएगा, ये लाइन जैसे ही चलेगी वैसे ही ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हम क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अगर मुझे कभी करना होगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया लेकिन उसका आपने जो रेफरेंस था वो नहीं बनाया, उसको एक वेरिएबल में नहीं रखा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को पाइथन में क्या बोला जाता है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एनोनिमस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विदाउट वेरिएबल, मेमोरी कंज्यूम कर रहा है लेकिन किसी काम का नहीं आपके प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, B1 इक्वल टू बैट्समैन, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा कहलाएगा आपका, रीचेबल, रीचेबल ऑब्जेक्ट। मतलब ये मेमोरी भी खा रहा है और आप इस तक पहुंच भी सकते हैं। कैसे पहुंचोगे, इसका नाम है B1 के थ्रू यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले कोड को शायद हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो B1 ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरह से कितने ऑब्जेक्ट और बना सकते हो, जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ पर मैंने लिखा B1 डॉट डॉट। अब मैंने क्या करा, अभी अभी मैंने सिर्फ इस क्लास का क्या सीखा है,
ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया कि कैसे किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि अब वो जो ऑब्जेक्ट बना है ये क्या कर सकता है, क्या काम करेगा। हमने इसको बना तो लिया, अब इसका फायदा क्या होगा, है ना। तो अब आप कार बना चुके हैं, तो कार बनाकर आपने क्या फायदा करा है, तो अब आप उससे ट्रेवलिंग कर सकते हैं, उससे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने B1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो B1 ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, इसकी ट्रेवलिंग क्या है। देखो आप अपने लेवल पर जो भी इंटरनेट प्रॉब्लम है आप देखिए सॉल्व करिए। इंडिविजुअली मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हो रहा है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर B1 ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने क्रिएट करा। अब ये जो B1 ऑब्जेक्ट है, इस B1 ऑब्जेक्ट पर मैं क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, क्या इस पर मैं लॉजिक लगा सकता हूँ। तो आंसर आएगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उस क्लास के जो मेथड है उन्हें आप कॉल कर सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं कि आपने किसी भी क्लास को बनाया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो ऑब्जेक्ट आप कैसे यूज करेंगे, आंसर आया किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम वो सारे मेथड कॉल करा सकते हैं जो उस ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर लिखे हुए हैं। तो B1 ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, बैट्समैन क्लास। तो बैट्समैन क्लास ने कितने मेथड बना रखे हैं, एक ही बना रखा है, बैटिंग। तो अब मैं B1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस मेथड को कॉल करने के लिए। कैसे करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू कॉल ऑल दोज मेथड्स, उन सारे मेथड को कॉल करने के लिए यूज किया जा सकता है दैट आर डिफाइंड इन इट्स क्लास। तो अगर यहाँ पर मैं B1 ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लूं तो B1 ऑब्जेक्ट में कितने मेथड है, बैटिंग मेथड आएगा। क्यों, क्योंकि बैट्समैन क्लास का ऑब्जेक्ट है B1 और बैट्समैन क्लास में एक ही मेथड अभी बैटिंग। कैसे कॉल करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है B1 B2 B3 डॉट मेथड नेम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंटैक्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर उस क्लास के, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद वो मेथड हम लिखेंगे जो हमें कॉल कराना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ B1 डॉट बैटिंग। अब जाके आपका बैटिंग मेथड कॉल हो पाए। ठीक है, और जब इसको मैंने चलाया तो यहाँ पर आपको एक एरर नजर आ रही है। उस एरर को एक बार मैं आपको पहले पढ़वाऊंगा, उसके बाद आगे कंसल्ट यार। आप देखो इससे पहले जो एरर आई थी वो ये आई थी कि बैटिंग इज नॉट डिफाइंड। इस बार ये नहीं आ रही, इस बार आ रही है बैटिंग टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वाज गिवन। इसका मतलब है कि जब आपने बैटिंग मेथड को बनाया तो आपने यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास किया है, लेकिन जब आपने इसको डिफाइन किया तब आपने आर्गुमेंट नहीं दिया है। ऐसा उस एरर का कहना है जो अभी हमारे सामने आई हुई है। आप बोलेंगे सर ना तो मैंने कॉल करते समय कोई आर्गुमेंट दिया है तो ना डिफाइन करते समय आर्गुमेंट दिया है, तो ये सही तो है, मैचिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिना आर्गुमेंट का कॉल किया है, बिना आर्गुमेंट से डिफाइन किया है। अब पाइथन का एक थंब रूल है, तो वो रूल क्या है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल किया जाता है, जब कभी
किसी भी ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट को हमेशा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास करवा दिया जाता है। इट मींस इंटरनली ये जो स्टेटमेंट है ये चेंज हो गया होगा और ये क्या हो गया होगा, b1 डॉट राइटिंग, और यहाँ पर b1 को एज इट इज पास कर दिया गया होगा। हमने लिखा ये इंटरनली इंटरप्रेटर ने अपने आप b1 को उठाकर यहाँ पर पास कर दिया। तो अब जब b1 को इंटरप्रेटर पास कर देगा तो फिर यहाँ पर मुझे रिसीव तो करना पड़ेगा b1 के लिए। कहाँ रिसीव करें, कोई भी एक आर्गुमेंट दे दो, मान लो उसका नाम मैंने x कर दिया। आप देखते हैं, दिस इज बैटिंग मैथड। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे कि मैं जो कोर कंसेप्ट है उस पर फोकस करवा पाऊँ। क्लास सपोज करिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर बैटिंग मेथड कॉल कराया v1 ऑब्जेक्ट पर। अब क्या मैं इस मेथड को दोबारा कॉल कर सकता हूँ? आंसर इज यस। कैसे? सेम सिंटैक्स, फिर से लिखेंगे b1 डॉट बैटिंग। तो फिर से क्या होगा, फिर से b1 पास होगा। हमने कहा जितनी बार मेथड कॉल किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट पर कॉल किया जाता है वो ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट जरूर पास होगा ही होगा। तो इस कॉल का मतलब क्या हो गया, अगेन वही हो गया जिससे पहले आपने अभी समझा। तो x को हर बार क्या मिल रहा होगा, b1 मिल रहा होगा। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पर क्या करा, बैट्समैन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जो कार वाला एग्जाम्पल था उस वाले एग्जाम्पल का यूज करें और आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो बैट्समैन क्लास के, तो आप आंसर क्या देंगे, इनफाइनाइट। आप एक क्लास के इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपने क्लास बनाई, मतलब आपने एक डमी ब्लूप्रिंट बना लिया, एक मॉडल आपने बना लिया और आप उस मॉडल के जितने चाहे उतने एग्जीक्यूटेबल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लिया, लाइक b2 इज इक्वल टू बैट्समैन। अब ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए ये क्या करेगा, अब हमने कहा पहले इसकी क्लास बताओ कौन सी है, तो b2 ऑब्जेक्ट भी किस क्लास का बना है, बैट्समैन क्लास का ही बना है। तो b2 ऑब्जेक्ट भी वो सारे मेथड कॉल कर सकता है जो कहाँ लिखे हुए थे, बैट्समैन क्लास में लिखे हुए थे। अब बैट्समैन क्लास में कौन सा मेथड चल रहा है मेरा, अभी बैटिंग मेथड ही चल रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया b2 डॉट बैटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, इंटरनली जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b2 डॉट बैटिंग, और इस बार आर्गुमेंट में कौन जाएगा, b2 जाएगा। तो फिर ये रूल है कि किसी भी मेथड को जिस ऑब्जेक्ट पर कॉल किया जाता है वो ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर दिया जाता है और ऐसा इंटरप्रेटर करेगा, आपको ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। तो इस बार जब ये कॉल चल रही होगी तो x में कौन आके स्टोर हो गया होगा, b2 आके स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि ऐसा हुआ है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, क्या b1 ऑब्जेक्ट बनाया, b1 ऑब्जेक्ट की मैंने आईडी प्रिंट कर ली। आईडी फंक्शन लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी प्रिंट करी जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने b2 ऑब्जेक्ट बनाया तो इसकी आईडी प्रिंट कर ली, प्रिंट आईडी ऑफ b2। अब सोचिए अगर बैटिंग जब b1 पे कॉल हुआ तो b1 ही x में आया है, तो अगर मैं आईडी ऑफ x निकाल दूं तो इस आईडी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वही आनी चाहिए जो b1 की आई थी। अब जब b2 पर बैटिंग मेथड कॉल होगा
और B2 X में आएगा तो इस बार X की आईडी क्या आनी चाहिए, वही आनी चाहिए जो यहाँ पर B2 की आई थी। तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इस मेथड में X के अंदर वो ऑब्जेक्ट खुद आ रहा है जिस ऑब्जेक्ट ने बैटिंग मेथड को कॉल किया था। देखते हैं, देखो तो ये B1 की आईडी है यानी एड्रेस है B1 का, और यही हमने शो मेथड जो हमारा बैटिंग मेथड है उसके अंदर देखा सेम आ रहा है, यानी कि X का एड्रेस और B1 का एड्रेस सेम है। इसका मतलब क्लियर है कि X में कौन पास हुआ था, B1 ही पास हुआ था। अब ये मैंने B2 ऑब्जेक्ट बनाया, B2 का एड्रेस, और इस बार B2 पर बैटिंग मेथड कॉल करा और वो X में चला गया। इस बार X का एड्रेस क्या आ रहा है, वही जो B2 का था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि मैं X को डिफाइन कर रहा हूँ। X में कौन आएगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा जो इस मेथड को कॉल करने के लिए यूज किया जाएगा। X represent that object which is used to call method। जो मेथड को कॉल करने के लिए यूज होगा वो यूज होगा। अब इसको जब मैं एक मीनिंगफुल नाम देना चाहूं तो कैसे दूंगा, फिर से पढ़ते हैं। एक्स में कौन आएगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा जिस ऑब्जेक्ट ने बैटिंग मेथड कॉल किया। फिर से पढ़ते हैं, एक्स में कौन आएगा, वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा, नया वर्ड बोला मैंने खुद। एक्स में वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जिसने बैटिंग मेथड कॉल किया। जैसे B1 ने बैटिंग मेथड कॉल किया, एक्स में कौन आ गया, B1 खुद आ गया। इस बार बैटिंग मेथड किसने कॉल किया, B2 ने। तो अब B2 X में कौन आ गया, B2 खुद आ गया। तो अब यहाँ पर खुद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल्फ। तो ज्यादातर बुक्स में इंटरनेट साइट पर आपको क्या लिखा मिलेगा, यहाँ पर सेल्फ लिखा मिलेगा। सेल्फ का मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा एज ए आर्गुमेंट जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सेल्फ का मतलब क्या है, ये सेल्फ का मतलब है। तो सेल्फ इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले एक्स दिया था। तो सेल्फ नाम देने से बस ये हुआ है कि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो मेथड है वो क्या कहना चाह रहा है। आउटपुट वैसे ही आएगा जैसा अब तक हमारा आ रहा था, आउटपुट में कहीं कोई चेंज हमारा नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है उसकी बात करते हैं, और इस बार नजरिया थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर सेल्फ की नीड कोई नहीं, समझ में आ गया कंसेप्ट क्या ये होता है, और उसको मैंने सब हटा दिया जो एनोटेशन लगाए थे मैंने। ना, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मेरे पास ये क्लास है और मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि मैं इस मेथड को 3 बार कॉल करना चाहता हूँ। तो 3 बार कॉल करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और वो एक ही ऑब्जेक्ट क्या करे, यानी कि आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करे, बैटिंग मेथड को कॉल करे। ये हमारा बैटिंग मेथड को कॉल करे, एक बार हो गया। अब दोबारा चलाना है तो दोबारा यही ऑब्जेक्ट दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, और यही ऑब्जेक्ट तीसरी बार भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाऊं, O1, O2, O3। O1 से बैटिंग कराऊं, O2 से बैटिंग मेथड कॉल कराऊं, O3 से बैटिंग मेथड कॉल कराऊं, तब भी आउटपुट कितना आएगा, 3 बार आएगा। तो 3 बार हमारे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगला रास्ता, O1 ऑब्जेक्ट से 2 बार कॉल करा देते हैं बैटिंग, ठीक है, और O2 ऑब्जेक्ट से 1 बार कॉल करा देते हैं।
अब भी 3 बार कॉल हो गया। तो सर ऐसे तो बहुत सारे परम्यूटेशन बन जाएंगे हमारे। तो अब हमें यही तो जानना है कि कौन सी अप्रोच बेस्ट है। टास्क क्या है? टास्क है कि मुझे बैटिंग मेथड को 3 बार कॉल करना है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है आपके पास? क्लास इज नॉट ए मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल नहीं है, क्लास इज ए पार्ट ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल इज बेसिकली पाइथन फाइल। मॉड्यूल मतलब पाइथन फाइल, एक पाइथन फाइल में क्लास हो सकती है। तो अब हमारे पास टास्क है कि एक बैटिंग मेथड है जिसको मुझे 3 बार कॉल करना है। अब इसको 3 बार कॉल करने के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस एक ही ऑब्जेक्ट पर 3 बार कॉल कर सकते हैं। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊं तब कॉल करूं, या फिर एक ऑब्जेक्ट पर 2 बार कॉल कर देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पर 1 बार कॉल कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। मुझे किस ऑप्शन पे जाना चाहिए इस बात पे डिपेंड करेगा। रियल टाइम पर आते हैं। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्ट्राइक पर अभी रोहित शर्मा खेल रहा है। तो रोहित शर्मा खेल रहा है, रोहित शर्मा एक बैट्समैन है, तो बैट्समैन बना लेते हैं। B1 इक्वल टू बैट्समैन, मान के चलते हैं B1 जो बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है और वो बैटिंग कर रहा है, तो मैंने कर दिया B1 डॉट बैटिंग। अब अभी भी स्ट्राइक पर कौन है? रोहित शर्मा ही है और फिर से बैटिंग कर रहा है, तो हमने कहा B1 रोहित शर्मा ही है, B1 डॉट बैटिंग। लेकिन इस बार जब बैटिंग हुई तो इस बार उसने सिंगल ले लिया। अब सिंगल ले लिया तो अब कौन पहुंच गया स्ट्राइक पर? दूसरा बैट्समैन। अब बैटिंग होगी, अब बैटिंग कौन कर रहा है? दूसरा बैट्समैन। कौन है? मान लो राहुल, केएल राहुल हो सकता है। तो इस बार B1 बैटिंग कॉल नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी कहानी चल रही है उस कहानी में इस बार बैटिंग करने वाला बैट्समैन दूसरा है। तो वही चीज मुझे कोड में रिप्रेजेंट करनी है। तो कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, B2 इक्वल टू बैट्समैन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल स्टोरी चल रही थी उस स्टोरी में कौन आ गया? नया बैट्समैन सामने आ गया खेलने के लिए, है ना। B1 का मतलब है कोई और बैट्समैन, B2 कोई और बैट्समैन। ठीक है, तो अब क्या करूं यहाँ पर? B2 डॉट बैटिंग। अब सपोज करिए जो B2 बैट्समैन था वो केएल राहुल था और वो बोल्ड हो गया, आउट हो गया। अब आउट हो गया तो कौन आएगा बैटिंग करने? अब बैटिंग B2 तो कर नहीं पाएगा क्योंकि B2 को तो आपने आउट कर दिया। तो अब हमारे प्रोग्राम में B2 आउट कैसे होगा? आप क्या लिखोगे यहाँ पे? डेल ऑफ B2। डेल ऑफ B2 का मतलब है कि ये जो B2 ऑब्जेक्ट था अब ये मेमोरी से फ्री हो जाएगा। अब ये बैटिंग नहीं कर सकता, अगर इससे आप बैटिंग करवाओगे तो एरर आ जाएगी। देखो B2 डॉट बैटिंग, एरर B2 तो है ही नहीं। तो कहानी के जो हमारी कहानी चल रही है उस कहानी में B2 हमारा आउट हो चुका है। प्रोग्रामिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना हो तो डेल कीवर्ड का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जा सकता है। तो अब आप बोलेंगे सर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जा सकता है या किसी वेरिएबल को भी डिलीट कर सकते हैं? जैसे अगर x इक्वल टू 10 है तो क्या इसको भी डिलीट कर सकते हैं, डेल ऑफ x? तो अब थोड़ा सा सही करते हैं। पाइथन में जितने वेरिएबल्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर जो x है आप उसे वेरिएबल कहते हैं, वास्तव में ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सर इसकी भी तो कोई क्लास होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? क्लास का बनता है। जैसे B1 ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? बैट्समैन क्लास का ऑब्जेक्ट है। B2 ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? बैट्समैन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर आप कहते हैं कि आपने जो x इक्वल टू 10 कभी पढ़ाया था पाइथन की दूसरी तीसरी क्लास में, वहां पर x एक ऑब्जेक्ट है, बताओ उसकी क्लास क्या होती है? आंसर आप जानते हैं, x किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। हियर x represents an object of which class? int क्लास। यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी में क्या हुआ होगा? पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास होती होगी और उस क्लास का नाम क्या है मेरा? int। जैसे ही आप x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं इंटीजर वाली, बैकएंड में क्या बन जाता है? इंटीजर क्लास का आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जब आप डेल ऑफ x कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस x ऑब्जेक्ट को ही तो डिलीट कर रहे हैं। सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी में मान लो B2 ऑब्जेक्ट आउट हो गया,
अब B3 ऑब्जेक्ट बैटिंग करने आ गया, मतलब विराट कोहली बैटिंग करने आ गया। तो अब प्रोग्रामिंग में कैसे करोगे इस काम को, नया ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज B3, B3 इक्वल टू बैट्समैन, यानी कि विराट कोहली आ गया। अब क्या करना है, इससे बैटिंग करानी है, B3 डॉट। अब इसका मतलब क्या है, इस कोड को देखकर आप पढ़ सकते हैं। पहला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, पहला बैट्समैन क्रीज पर आ गया, बैटिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। दूसरा वाला बैट्समैन आ गया, दूसरा बैटिंग कर रहा है, दूसरा बैट्समैन आउट हो गया, दूसरा आउट हो गया, बैटिंग कर ही नहीं सकता, एरर आ जाएगी, हटाना पड़ेगा। तीसरा बैट्समैन आ गया, तीसरा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब आउटपुट में जो आ रहा है वो सब कुछ एक जैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोड को देखकर आप पढ़ पाएंगे कि क्या आपके कोड में चल रहा है। अब आपको लगता है B1 आउट हो गया, तो क्या लिख दो, डेल ऑफ B1। अब B1 कभी भी बैटिंग नहीं कर सकता, तो अब नया बैट्समैन आएगा खेलने के लिए, क्या लिखोगे, B4 इक्वल टू बैट्समैन, और फिर यहाँ पर B4 डॉट बैटिंग कर सकते, ठीक है। चलो, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपको शायद ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। जब आप 8th में, 9th में, 5th में थे तो आपको ट्रांसलेशन दिया जाता था, हिंदी से इंग्लिश, है ना, इंग्लिश से हिंदी, या हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी। उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है दुनिया में जो भी है उसका ट्रांसलेशन प्रोग्राम में किया जा सकता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। तो जो जो कहानी होती है दुनिया में उसका कोड अगर बनाना है तो बड़ी आसानी से बन जाता है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हो। फाइन, चलो, तो ये कहानी हो गई क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और ऑब्जेक्ट जब बन जाता है तो वो क्या काम हमारा यहाँ पर कर सकता है। अब इस पर थोड़ा सा और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि मैं कंसेप्ट को और क्लियर। सपोज करिए मेरे पास एक क्लास है यहाँ पर अब, और क्लास का नाम कर दिया मैंने, सपोज करिए टेस्ट, और इस टेस्ट क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया लाइक शो। अब देखो, ये एक थंब रूल मान लीजिए कि जब आप किसी क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं तो अब ब्रेन के अंदर क्या क्या पिक्चर बननी चाहिए कि ये जो मेथड है ये कौन कॉल करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं मेथड चलेगा नहीं। अगली पिक्चर क्या आनी चाहिए दिमाग के अंदर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने जो इस क्लास का है इस मेथड को कॉल किया तो वो खुद आएगा कहां पर, एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। यहाँ पर क्या लिखना होगा, सेल्फ लिखना होगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने, दिस इज, ठीक। अब मैंने क्या करा, एक क्लास और बनाई जिसका नाम कर दिया मान लीजिए अदर, और यहाँ पर एक मेथड दे दिया जिसका नाम कर दिया डिस, और यहाँ भी कर दिया मैंने सेल्फ, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट दिस इज दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिस मेथड कॉल करना है। तो मेथड कॉल करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। ज्यादा अच्छा बोलिए, मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। कंप्लीट क्या होगी, पहले बताइए मेथड किस क्लास में है, क्योंकि इस बार डिस मेथड टेस्ट क्लास में नहीं है। डिस मेथड कहां पर है, अदर क्लास में। तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्प क्लास का, सॉरी, अदर क्लास का डिस मेथड कॉल करने के लिए सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे मेथड कॉल करना है तो बात इनकम्प्लीट होगी। आपको क्या कहना होता है, इस क्लास का ये मेथड कॉल करना है, ये स्टेटमेंट सही होता है। तो मैं बोलता हूँ अदर क्लास का डिस मेथड कॉल करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, अदर क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर आप आ जाएं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ करने की। मैंने क्या करा, मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टी इक्वल टू टेस्ट। तो इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट पर जितने मेथड है सारे कॉल कर देंगे हम। हमने कहा नहीं,
सिर्फ वो मेथड कॉल हो सकते हैं टी ऑब्जेक्ट पर जो टेस्ट क्लास के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि टी ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, टेस्ट क्लास का है। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर टी डॉट शो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्टली ये चलेगा, कहीं कोई एरर नहीं आएगी। और अगर मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज करिए टी डॉट डिस्क, टी डॉट डिस्क, तो क्या डिस्क मेथड टी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है? नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सारे मेथड कॉल नहीं कर सकता, अपने ही क्लास के मेथड कॉल कर सकता है। क्या आएगी? एरर, एट्रीब्यूट एरर। टेस्ट ऑब्जेक्ट के पास क्या नहीं है? डिस्क नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे यहाँ पर डिस्क मेथड कॉल करना है, तो जिस क्लास का वो मेथड है पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही होगा। करते हैं क्रिएट। लेट से ओ नाम से बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, जो किस क्लास का है? मेरा अदर क्लास का ऑब्जेक्ट। और यहाँ अब ओ पर डॉट लगाकर मैं कौन कौन से मेथड कॉल कर सकता हूँ? वो सारे मेथड जो अदर क्लास में लिखे हुए हैं। तो आज मैंने एक ही बनाया है, डिस्क। ये चले ओ डॉट डिस्क हो जाएगा। ठीक। अब अगर मैं फिर से वही करता हूँ, ओ डॉट शो, एरर आनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ओ ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है उस क्लास में शो मेथड नहीं है। पहले देखते हैं चलाकर, एरर आएगी। और इस बार एरर क्या आएगी? अदर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शो, अदर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शो। ये हमारी एरर आ जाएगी। समझ में आती है कहानी? किसी भी मेथड को, मेथड का मतलब पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास इज नोन एज मेथड। किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए मुझे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिस क्लास का वो मेथड है। फाइन। इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो सारे मेथड कॉल कर सकता है जो उसकी क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, एक डिफरेंट यूज केस बनाते हैं। चीजें वही होंगी, बस थोड़ा सा यूज केस डिफरेंट होगा। इस बार क्या मैं शो मेथड दोबारा बना सकता हूँ? क्या दो क्लास में सेम नेम के मेथड हो सकते हैं? आंसर इज यस। तो मैं लिखता हूँ, मैसेज चेंज करता हूँ, दिस इज शो इन टेस्ट, और लिख दिया मैंने दिस इज शो इन अदर। ठीक है, डिस्क नाम से कुछ नहीं है, शो नाम से है, जो भी है। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। तो अब ये बताइए कि ये जो शो मेथड है, जिसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। जब मैं टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट पे शो मेथड कॉल करूंगा तो कौन सा वाला शो चलेगा? दिस इज शो इन टेस्ट, क्योंकि इस बार जो शो मेथड वो किस पर चल रहा है? टी पर। और टी ऑब्जेक्ट पर शो मेथड चल सकता है, क्यों? क्योंकि वो टेस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट क्लास के अंदर है। इस वाले क्वेश्चन को मैं कमेंट करता हूँ अभी। दिस इज शो इन टेस्ट। और अगर मुझे चलाना है अदर वाला तो यहाँ से चलाया, दिस इज शो इन। ठीक है,